हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम फिर आ गई हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के पाठ 5 के साथ, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों दिया पाठ का शीर्षक कि क्यों लिखते हैं वे। आखिर लिखने के पीछे उनके मस्तिष्क में क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या प्रश्न उमड़ रहे होंगे कि उनको पाठ का शीर्षक ही ये देना पड़ा कि मैं क्यों लिखता हूँ। कुछ तो वजह रही होगी। ये वजह भी हम जानेंगे इस पाठ के अतिरिक्त अंतर्गत। आइए सबसे पहले हम जानते हैं लेखक परिचय। लेखक हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी पूरा नाम पता है आपको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी। नाम बहुत बड़ा है और जैसा इनका नाम है वैसा इनके कार्य भी हैं, वैसा ही उनका स्थान भी है। हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए चलते हैं जीवन परिचय पर। अज्ञेय जी को सबसे पहले हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं और आइए पढ़ते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 को कसया में हुआ। बचपन 1911 से 1915 तक लखनऊ में बीता। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से शुरू हुआ और 1915 से 1919 तक श्रीनगर और जम्मू में। यहीं पर संस्कृत पंडित में से रघुवंश रामायण, हितोपदेश, फारसी मौलवी से शेख सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही शुरू हुई। हर तरह की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। और क्या क्या किया? शास्त्री जी को स्कूल शिक्षा में विश्वास नहीं था। बचपन में व्याकरण के पंडित से मेल नहीं हुआ। घर पर धार्मिक अनुष्ठान स्मार्ट ढंग से होते थे। बड़ी बहन जो लगभग 8 वर्ष की थी, जितना अधिक स्नेह करती थी उतना ही दोनों बड़े भाई ब्रह्मानंद और जीवानंद, जो 34 में दिवंगत हो गए, प्रतिस्पर्धा भी रखते थे। इनके भाई बहनों से भी इनकी प्रतिस्पर्धा चलती थी। प्रतिस्पर्धा मतलब समझते हैं ना, कंपटीशन चलता है, प्रतियोगिता चलती है। हाँ, तो अब ये जो पाठ का शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ, साथ ही साथ जो एक इमेज, एक छवि, एक चित्र जो दिखाई दे रहा है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, क्या समझ में आ रहा है कि कहाँ है ये चित्र, कब का होगा, क्या है ये चित्र, किस पर बना है? बताइए। पहले तो आप ये बताइए कि इस चित्र में आपको क्या लग रहा है कि ये चित्र कहाँ का है, कैसा है? अरे वाह, एक चट्टान पर लग रहा है आपको। ओह वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा समझे आप। बिल्कुल, ये चित्र एक चट्टान पर ही है और ऐसा महसूस हम कर सकते हैं, थोड़ा यदि डीपली सोचें, हम ध्यानपूर्वक मंथन करें, कि शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर खड़ा होगा चट्टान से सटकर या टिक कर, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा, खतरनाक वाली रेज किरणें आई होंगी या कुछ बमबारी हुई होगी, और वो जो व्यक्ति था वो तो धुआं बनकर उड़ गया और उसकी जो शैडो थी, जो छाई थी, जो परछाई थी, वो यहाँ पर छप कर रह गई। मतलब इस पाठ में कुछ तो हम ऐसा पढ़ने वाले हैं, कुछ तो हम ऐसा जानने वाले हैं जो हमें अंदर से हिलाकर रख देगा, जो हमारे हृदय को पिघला देगा। जब पत्थर को पिघला दिया, मतलब इंसान का कुछ पता नहीं है, उसकी छवि है, उसका मतलब किस तरह से वो खड़ा होगा और क्या हुआ होगा। बेटा, ये जो चैप्टर है वो हिरोशिमा पर है। जब जापान में हिरोशिमा शहर पर जब बमबारी हुई थी नागासाकी पर, तो किस तरह से लोगों में दहशत थी, किस तरह से लोगों को, अपने परिवार को, सब कुछ तहस नहस हो गया था, और जो बच गए थे वो अपने आप को कोस रहे थे कि हम भी चले जाते तो अच्छा रहता, कम से कम हमें ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। अस्पतालें भर गई थी, पूरा संपूर्ण जो जगह थे वहाँ पर कदम रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसी स्थिति, ऐसी जो समय था उस समय का, बहुत दर्दनाक था। उसी पर लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने ये पाठ लिखा है। आइए देखते हैं आगे और जानते हैं कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं और पाठ का शीर्षक उन्होंने ये क्यों दिया कि मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बॉम्ब दिखाई दे रहा है, किस तरह से फूटा है।
प्रस्तुत पाठ अज्ञेय जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में अज्ञेय ने अपने लिखने के कारणों पर प्रकाश डाला है। लेखक क्यों लिखता है, यह प्रश्न बहुत कठिन है। इसका उत्तर देते हुए लेखक कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। क्या बात है। देखिए, लेखक या जो साहित्यकार रहते हैं, उनके एक एक शब्द के पीछे कई भाव छुपे रहते हैं, कई अर्थ छुपे रहते हैं। हम साहित्यकारों की भाषाओं को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। जितना देखने में लगता है कि अच्छा तो ये हिंदी साहित्य से है या अंग्रेजी साहित्य से है, ठीक है, लेकिन उनमें जो चल रहा होता है, उनमें जो प्रश्नोत्तरी की जो कड़ी चलती रहती है, एक से जुड़ी हुई एक कड़ी, उसको समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो यहाँ लेखक ने कहा कि देखिए, लेखक क्यों लिखता है, यह प्रश्न बहुत कठिन है। इसका उत्तर देती है स्वयं लेखक ही क्या कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं ताकि मैं ये स्वयं जान पाऊं कि मैं क्यों लिखता हूं। कैसे घुमा फिराकर उन्होंने उत्तर दिया, वो भी प्रश्न में। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। लिखकर ही लेखक इस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने ये लिखा। अज्ञेय भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखते हैं या लिखता है लेखक, ठीक है। कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी लिखते हैं उनके पीछे लिखने का कारण एक ही हो या समान ही हो। सबके लिखने के पीछे अलग अलग कारण है। कोई लिखता है बाहरी व्यवस्था के कारण, कोई लिखता है आंतरिक व्यवस्था के कारण, कोई लिखता है किसी दबाव के कारण, कोई लिखता है अर्निंग के कारण, पैसे या धन कमाने के कारण, या फिर कोई लिखता है मजबूरी के कारण, या कोई किसी से अपने भाव और विचारों को नहीं कह सकता है तो वो कलम के माध्यम से अपने विचारों को लिख देता है। इसलिए अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि लिखने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। जितने भी लिखते हैं ना, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ अलग कारण रहे होंगे। वो अलग बात है कि कुछ ना कुछ का मेल खा जाता होगा, लेकिन जो आंतरिक भाव से जो लिखते हैं उनकी आंतरिक भावनाएं बिल्कुल डेफिनेटली सबसे सबकी अलग ही होंगी, क्योंकि विचारों में तो विविधता रहती ही है, विचारों में तो भेद अंतर रहता ही है, ठीक है। बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं बल्कि भीतरी प्रकाश होता है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि कभी कभी जो बाहरी दबाव के कारण लिखना शुरू करते हैं वो दबाव नहीं बल्कि भीतरी प्रकाश होता है। अंदर से हमें भी लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और लिखना शुरू कर देते हैं। लेखन में रचनाकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर आया है, आत्मानुशासन, खुद पर खुद का नियंत्रण। अनुशासन तो समझते हैं ना, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कहीं भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी मेल बेमेल कुछ भी लिखे जा रहे हैं। लेखन में आत्म अनुशासन बहुत अधिक मायने रखता है। कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना ही लिख नहीं पाते, मतलब कुछ लेखकों को बाहरी दबाव चाहिए, बाहर का प्रेशर चाहिए, तभी वो लिख पाते हैं। अज्ञेय उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि वे उन व्यक्तियों के समान हैं जो आंख खुल जाने के बाद भी घड़ी के अलार्म बजने का इंतजार करते हैं। मतलब उनके अंदर वो कला है, वो लिख सकते हैं, लेकिन जब तक उन पर कोई प्रेशर ना डाले, जब तक कोई बाहरी दबाव उन पर ना हो, वो लिखने को तैयार ही नहीं होते। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जब तक टीचर उनको उंगली दिखाए ना, आंख दिखाए ना, डांटे नहीं, तब तक काम ही नहीं करना है। तो बेटा अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन जागृत कीजिए, संबल अपने आप को प्रदान कीजिए कि हमारा जो काम है वो हमें करना ही है। हम अब गुलाम नहीं हैं किसी के भी। हाँ, वो बात अलग थी कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और वो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 जाकर हमारी मानसिकता अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। तो स्वतंत्रता में भी कुछ नियम होते हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों अलग अलग हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को करें, लेकिन अपने कार्यों को करने के साथ साथ हमें यह भी स्मरण रखना होगा, यह भी याद रखना होगा कि हमारे कार्यों से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। कोई दूसरा हमारे, जैसे हम मान लीजिए बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं, हमारे घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी या कुछ भी, हम इंजॉय करना चाहते हैं और इतना अधिक साउंड करेंगे जिससे हमारे पड़ोसी सो तक नहीं पाएंगे। तो अब हम कहें क्यों भाई, हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो बजाएंगे।
तो ये गलत है। स्वतंत्रता के कुछ मायने होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं और उन्हें हमें निभाना चाहिए, तभी हम एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहे हैं कि कुछ तो लेखन कला उनके अंदर है, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि कोई उन पर दबाव दे कि नहीं तुम्हें लिखना होगा तब हम लिखेंगे। तो अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को लिखते रहना है, अपने आप के कार्यों को हमें खुद करना है। ठीक है, कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं पाते। अज्ञे उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि वे तो उन व्यक्तियों के समान हैं जो आंख तो खुल गई है लेकिन फिर भी अलार्म का वेट करेंगे कि जब अलार्म बजेगी तभी बिस्तर छोड़ेंगे। अरे भाई आंख खुल गई है, यू फील जस्ट फ्रेशनेस, तो उठ जाइए ना, छोड़ दीजिए बिस्तर। लेकिन नहीं, अभी अलार्म तो बजी नहीं था, हम और सोते रहे। तो जब उठ ही गए हैं तो जाग जाइए, खड़े हो जाइए। ठीक वैसे ही जब लिखना चाहते ही हैं तो लिख दीजिए ना, किसी का वेट क्यों करना। अज्ञे को कभी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ी। अज्ञे भीतरी विवशता का वर्णन करते हुए अपने जीवन के बारे में बताता है कि वह विज्ञान का विद्यार्थी रहा है, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं लेखक, और उन्हें अणु और रेडियो धर्मिता का पुस्तकीय ज्ञान तो था, पर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तो उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उन्हें पता था कि एटम बॉम्ब क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन यहां पर बात करते हैं कि किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान बहुत अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम किताबी ज्ञान पढ़ लें और बहुत सारी डिग्रियां हम प्राप्त कर लें तो हम समाज में बड़े अच्छे से अपने आप को एग्जिस्ट कर लेंगे। नो, वास्तविक ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उस लाइफ को जीते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो किताबी ज्ञान वाले व्यक्ति रहते हैं ना, वो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, मुझे तो क्विक डिसीजन चाहिए। भाई थोड़ा सोचो तो कि इसके बाद क्या होगा, यदि मैंने ये निर्णय लिया तो इसका परिणाम क्या होगा, यदि ये निर्णय लिया तो परिणाम क्या होगा। नहीं नहीं, मैं तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं, अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेने को समय बर्बाद नहीं कहते हैं। तो यहां पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान था उनको, रेडियो एक्टिव क्या होता है, किरणें क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, इन सबका ज्ञान था, पर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तो उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। जब उन्होंने देखा, वो ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, और जब उन्होंने जाकर वहां देखा कि अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है लोगों की, उनसे मिले, उनके अनुभवों को जाना, उनके अनुभवों को सुना, समझा, तब समझ में आया कि बाप रे, एटम बॉम्ब ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है कि धज्जियां उड़ाकर रख देता है, चिथड़े उड़ाकर रख देता है, पता ही नहीं चलता। जो हम नहीं कि मनुष्य हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या है। तो उन्होंने जब देखा कि तब जाकर कहीं सामने आया कि ये होता है। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक की बुद्धि का विद्रोह संभव था, इसीलिए लेखक ने बौद्धिक व्यवस्था के कारण नहीं, अनुभूति के कारण लेख लिखा। अब देखिए, बुद्धि कुछ और कहती है, अनुभव कुछ और कहता है। बुद्धिमान जो किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं, कि जो किताबी ज्ञान जिनके पास है वो कुछ और तर्क देंगे, और जिन्हें वास्तविक ज्ञान है वो कुछ और तर्क देंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाले का साइड ले लेंगे, और जो वास्तविक जीवन या प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण दे रहा है उनको कहेंगे अरे आपको नहीं पता ना, आपने पढ़ा लिखा नहीं है, आपको क्या पता किसका क्या होता है या किसका जवाब क्या होगा या हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। लेकिन जस्ट वेट, ये आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने किताबी ज्ञान अधिक हासिल नहीं किया है तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है या उनको कोई जानकारी नहीं। जीवन का ज्ञान उन्हें आपसे कहीं ज़्यादा है, तो उनकी बातों को सुनना है, समझना है, फिर देखिए आप कि परिणाम क्या होता है। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहता है कि युद्ध में सैनिक बेवजह हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उन्हें थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती है भोजन के लिए। जब लेखक जापान गया तो वह हिरोशिमा के अस्पताल में भी गया और अणु बम से आहत लोगों को देखकर दुख का अनुभव हुआ। ऐसे हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, वो अलग है, लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से हम किसी के दुख में शामिल हो जाएं, रूह कांप जाती है हमारी और हम सब कुछ भूल जाते हैं, पीछे का आगे का, हम सिर्फ उनके दुख में दुखी हो जाते हैं। सुनना अलग है, फोन पर बात करना अलग है, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में या टीवी में देखना भी अलग है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से हम उस दुख में शामिल हो जाते हैं तो वो अनुभव एकदम अलग रहता है। इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। ठीक है,
लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर वह अनुभव से ज्यादा अनुभूति को मानते थे, क्योंकि अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को पा लेती है जो वास्तव में रचनाकार के सामने कभी हुआ ही नहीं। फिर एक दिन सड़क पर लेखक ने जले हुए पत्थर पर जली उजली छाया देखी, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था। तो लेखक अनुभव से अधिक अनुभूति को मानते हैं। अनुभव किया उन्होंने कि मान लो वो अस्पताल गए, लोगों को देखा, शत विशत लोगों को देखा, जले हुए लोगों को देखा, कराहते हुए लोगों को देखा, पीड़ित लोगों को देखा, दर्द से चीखते हुए लोगों को देखा, वो हुआ उनका अनुभव। लेकिन यहां पर लेखक बता रहे हैं कि वे अनुभव से अधिक अनुभूति को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभूति मतलब कल्पना, कल्पना मतलब ये नहीं कि कोरी कल्पना, ब्लैंक ब्लैंक, जस्ट यूं ही इमेजिन किए जा रहे हैं, अनुभव से जोड़कर की गई कल्पना। अब लेखक ने उनको देखा, अस्पताल में लोगों को देखा, फिर उन्होंने फील किया, महसूस किया कि इन्होंने उस समय जब ये घटना में शामिल थे क्या बीता होगा इन पर, किस तरह से ये सब सहा होगा इन्होंने। फिर थोड़ा और आगे का, अब आगे क्या होगा इनका, क्या इनके परिजन जीवित हैं या नहीं है, जब ये घर पहुंचेंगे इन पर क्या बीतेगी। मतलब अनुभव से कोरिलेट करते हुए अनुभूति को यहां पर स्थान देना और उसको महत्व अधिक देना ही एक रचनाकार या साहित्यकार या बहुत डेप्थ जिसको नॉलेज होता है वो समझ सकता है। लेखक ने यही कहा। ठीक है, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा, जो देखी थी ना चट्टान पर एक छाया, और रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। भाप समझते हैं, स्टीम। उस समय लेखक को प्रत्यक्ष अनुभूति हुई कि मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। उन्हें ऐसा लगा उस समय, वो जब उन्होंने छाया देखी और इस तरह से दर्द से कराहते हुए लोगों को देखा, पीड़ित लोगों को देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी उसका उपभोक्ता बन गया, अर्थात मेरे साथ भी वही घटित हो रहा हो। उनको सिर्फ वही सेम फील हुआ। उनको लगा कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल रहा हूं जो वो थे। उन्हें बस प्रत्यक्ष रूप से ये लग रहा था कि अभी ये सब घटित हो रहा है और मैं भी उसको भुगत रहा हूं। भोगता मतलब भुगत रहा हूं, भोग रहा हूं। ठीक है, इसी ने से लेखक के मन में विवशता जागी, जिसने उसको लिखने के लिए प्रेरित किया। अब क्या करें, जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, अपने भावों को कैसे व्यक्त करें, वहां कोई और नहीं है, इसलिए उनको लिखने की आत्म प्रेरणा मिली और उन्होंने लिखा। अज्ञे ने हिरोशिमा पर भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इसके बारे में लेखक को नहीं पता, परंतु लेखक ने अपनी अनुभूति तो प्रकट की। कोई भी जब रचनाकार अपने आप से लिखता है, आत्म प्रेरणा से लिखता है, तो वो ये चिंता नहीं करता कि क्या पता अच्छी होगी या बुरी, कोई क्या कहेगा, कोई समझ पाएगा या नहीं। फिर भी कुछ ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करता है जिससे पाठक को आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करता कि अच्छी होगी या बुरी, कोई क्या कहेगा। वो तो अपने भावों को, अपने विचारों को कलम और कॉपी की सहायता से उकेर देता है। ठीक है, समझ आया कि पाठ में किस तरह से लेखक ने अपने अनुभव और अनुभूति को शामिल किया है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है। अनुभूति कल्पना से जुड़ी हुई होती है, और जो हम अनुभव करते हैं उसमें अनुभूति का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब अनुभव के साथ अनुभूति शामिल हो जाती है तो उसका और अधिक महत्व हो जाता है, अर्थात वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उनके अनुभव से ज्यादा उनकी अनुभूति महत्व रखती है उनके लेखन में? बताइए, क्या अनुभव महत्व नहीं रखता है? अरे वाह मैडम, अनुभव से ही तो अनुभूति उत्पन्न हुई। क्या बात है, ये बात बहुत बढ़िया, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। उत्तर देखते हैं। लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। ठीक है, यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। अनुभूति है भीतरी विवशता से उत्पन्न होती है, मतलब जो हम फील कर रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है, उसको अंदर ही अंदर हमारा हृदय ऐसे दहल जाता है। अच्छी बात है तो उसमें डूबता जाएगा। यदि कोई दुखद या कोई ऐसी घटना है जो हिरोशिमा जैसी घटना है, तो उससे हमारा मन दहल जाएगा और हृदय कचोट उठेगा कि क्या करें, और ऐसा लगेगा कि मानो हम भी उसी का भोक्ता बन रहे हैं। ठीक है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती।
जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख ही नहीं पाता। लेखक या लेखन कार्य जो करता है, उसके मन में जब तक कोई उमंग या जब तक कोई अनुभव या जब तक कोई अनुभूति नहीं जागेगी, उसकी कलम लिखने को तैयारी नहीं होगी। तो जब लेखक के मन में अनुभूति होगी, तब अनायासी उसे लिखने का मन करने लगता है और अनायासी यहां पर सेंटेंसेस या पंक्तियां फॉर्म होने लगती हैं। विचारों को एक बहुत अच्छे तरीके से ढालना आ जाता है, क्योंकि उनका अनुभव, उनका अनुभूति उनके साथ शामिल हो जाती है और कहता है मस्तिष्क, कहता है मन कि उठाओ कलम और लिखो, कहीं विस्मृत ना हो जाए, कहीं भूल ना जाए। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? उन्हें कब लगा था कि मैं भी हिरोशिमा का भोक्ता हूं, या मैं भी उस समय ऐसा लग रहा था लेखक को कि वो भी वहीं थे, वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं या लिख नहीं रहे, उनको लगा कि मैं भी वहीं हूं जहां वो लोग थे। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसलिए भोक्ता ना बन सका। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा, क्योंकि जब विज्ञान के छात्र को उस तरह से, अच्छा एटम बॉम्ब मैंने पढ़ा था वो खतरनाक होता है, इतना खतरनाक, आदमी भाप बनकर उड़ गया और उसकी सिर्फ छवि मात्र अंकित रह गई। यदि पत्थर थोड़ा सा कमजोर होता तो वो भी फूटकर चट्टानों में बिखर जाता। कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। रुद्ध मतलब आर पार नहीं हो पाई होंगी, ठीक है, और जो आसपास से आगे बढ़ गई होंगी। पत्थर को झुलसा दिया, अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। उसे खुद लगा जैसे कि वो भी उसी समय वहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलें बेटा, समझ में आ रहा है ना? आइए, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, बताइए। यदि मैं कहूं कि आप भी कुछ लिखा करिए, तो आप लिखना शुरू कर देंगे और फिर आप कहेंगे मैडम पता है मैंने बहुत अच्छा लिखा, 4 पंक्तियां लिखी, 10 पंक्तियां लिखी। कोई कहा नहीं नहीं मेरी पढ़िए ना आप। ऐसा होता है जब बच्चों को लिखने को कार्य दिया जाता है ना, तो पहले तो वो सोचते हैं नो नहीं लिख पाएंगे मैम, नो नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा, मैं आंख बंद करिए बच्चों, थोड़ा तो सोचिए, यू जस्ट थिंक, इतना सा सोचना शुरू करता है। अच्छा परिवार पर लिखो, अच्छा विद्यालय पर लिखो, अपने आप पर लिखो, टीचर पर लिखो, अच्छा मुझ पर ही लिखो, मुझ पर लिख दो कि आपको मैं कैसी लगती हूँ, या फिर आपको जो समझ में आए वो लिखो और थोड़ा सा वो कविता के फॉर्म में कर देना। पहले अनुच्छेद टाइप लिखो, पैराग्राफ टाइप लिखो, फिर उन पंक्तियों को लयात्मकता या राइमिंग्स में सेट कर देना। आप भी लेखक बन जाएंगे, आप भी कवि बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा। अब है कि मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। जब हम किसी दूसरे को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं तो कब व्यक्ति लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाता है कि चलिए ठीक है, अच्छा मैडम लिख ही देता हूं। जैसे मैं अभी कह रही हूँ ना आपसे, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था, जब हम पढ़ रहे थे उत्साह अट नहीं रही है, फिर हमने पढ़ा था आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, तब भी मैंने आपसे कहा था कोशिश कीजिएगा लिखने की, प्लीज़ कुछ तो लिखिए, अपने आप पर लिखिए, मुझ पर लिखिए, परिवार पर लिखिए, विद्यालय पर लिखिए, जीवन पर लिखिए, जिस पर लिखना है लिखिए, लेकिन लिखिए तो। और जो लिखे मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मैं पढ़ूंगी और उस पर उत्तर भी दूंगी। ध्यान से सुन लीजिए। अब है कि कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर लिखता क्यों है। ओह माय गॉड, लेखक ने तो अपने विचारों को लिखा है कि वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। ठीक है भाई, यह उनकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक 2 कारणों से लिखता है। कौन कौन से कारणों से? भीतरी विवशता से कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल उठता है। कभी कभी अचानक ही कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं, लिख लो नहीं तो भूल जाएंगे, और बहुत अच्छी पंक्तियां बन जाती हैं।
मैं आज की बात बताऊं आपको, स्कूल में मतलब जब मैं स्कूल में थी तो कुछ ऐसी पंक्तियां आई मेरे मस्तिष्क में अचानक ही। वो 2 पंक्तियां थी तो मैंने कहा तुरंत लिख लूं, नहीं तो विस्मृत हो जाएंगी, भूल जाऊंगी। तो मैंने वहां लिख लिया है डायरी में या पेज में, उसको आगे फिर कभी बढ़ा दूंगी। कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजों से तथा आर्थिक लाभ के लिए भी लिखता है, परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं है। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखक का प्रमुख या मूल कारण है। ठीक है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं जिनके कारण कोई भी लिखने के लिए विवश हो जाता है? कौन कौन से ऐसे बाहरी दबाव होंगे, बाहरी प्रेशर्स होंगे जिनके कारण कोई लिखने के लिए विवश हो जाता है या उसको लिखना पड़ता है? देखें, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। उसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है। कौन कौन से दबाव है देखते हैं। सामाजिक परिस्थितियां, अब समाज में क्या घटित हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, या फिर हम जहां भी रहते हैं वहां क्या घटित हो रहा है, लिखना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट है लिखने में। ठीक है। दूसरा, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, किसको नहीं होगी, सबको धन कमाना है, धन से ही हमारा जीवन यापन चलता है। ठीक है, यापन होता है। अब आर्थिक लाभ है इसलिए लिखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा नहीं नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो और प्रेरणा मिली और लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं और आगे बहुत सफल भी हो जाते हैं। और क्या होता है, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह, जिस फील्ड में हैं या कभी उन्होंने हमें सुन लिया या कभी हमारे छोटे छोटे विचारों को पढ़ लिया, तो वो हमसे कहते हैं अरे वाह आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे बस मंच पर खड़े होकर आप शुरू हो जाइए, या फिर आप तो कवि हैं, आप तो लेखक हैं, लिखा कीजिए ना। तो इस तरह से लिखने के लिए प्रेरणा होती है बाहर से। विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव। अब कोई हमसे बड़े वाले हैं, वो कहेंगे कि मान लीजिए किसी का विदाई समारोह है या कुछ है, आप हिंदी के हैं या आप साहित्य के हैं, कुछ पंक्तियां लिख दीजिएगा ताकि हम इनकी विदा में सुना सकें। अब हमें माननी होगी क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो हमने उनके आग्रह पर भी लिखना स्वीकार किया और हमने लिख दिया। जब उन्होंने हमारा लिखा हुआ पढ़ा, लोगों ने बहुत सराहा, तो हमें और मोटिवेशन मिला और हम लिखते चले गए और फिर हम कवियों और लेखकों में शामिल हो गए। ये होता है। ठीक है। प्रश्न पढ़े, अगला पढ़ते हैं। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? क्या बाहरी दबाव सिर्फ और सिर्फ लेखन में ही शामिल है या अन्य क्षेत्रों में भी शामिल होते हैं? बताइए, आप बताइए, फिर हम पढ़ेंगे। जल्दी बताइए। हाँ, सोचिए। अच्छा ठीक है, आइए पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, फिर उत्तरों का निर्माण स्वयं भी कीजिएगा। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं, ना केवल लेखन में बल्कि हर एक क्षेत्र में बाहरी दबावों का बहुत योगदान होता है या बहुत सारा मतलब उनका पार्ट होता है, हिस्सा होता है। उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। हर एक फील्ड में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में बाह्य दबाव तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिनेता हो, गायक हो, नर्तक हो, सब। अब जैसे देखिए बच्चन साहब का उदाहरण दिया है कि अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहेंगे, परंतु फिर भी कहते हैं नहीं बच्चन साहब ये भूमिका तो आपको ही निभानी पड़ेगी। बच्चन साहब कहते हैं चलो ठीक है भाई, निभा देंगे। तो ये है कि कहीं ना कहीं से बाह्य दबाव तो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार लता मंगेशकर जी की हम बात करें, ठीक है, कि अब उम्र दराज होने के बाद भी उनके पास रिक्वेस्ट जाती है कि आपकी ही आवाज़ में मुझे गाना चाहिए, इन हीरो पर या ये हीरोइंस पर आपकी वॉइस ही सूट होगी। तो उनको ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार इतने अच्छे हैं, इतना अधिक उनका ऑरा है कि कहाँ से कौन आ जाए प्रार्थना लेकर। बाह्य दबाव का मतलब ये नहीं कि हमेशा डांट डपटी होगी, प्रार्थना भी तो बाह्य दबाव ही है, रिक्वेस्ट भी तो बाह्य दबाव है।
ऐसी बहुत सारे उदाहरण, यहाँ पर कुछ बड़े बड़ी महान हस्तियों के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे कई क्षेत्र में, चाहे और भी हों, और भी हम नाम ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसे, जैसे कभी कभी आ जाता है कि नहीं ये वाली भूमिका तो जॉनी लीवर पर ही सूट करेगी, या फिर ये तो हमारे परेश रावल जी पर सूट करेगी। तो अब उनके जैसा और कोई नहीं है क्या? और कोई एक्टिंग नहीं करता है? करते हैं सब, लेकिन एक जो सेट हो जाता है ना कि यहाँ पर यही अच्छे से निभाएंगे, यही चाहिए, ठीक है। तो ये रहते हैं बाहदबाब। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नकारात्मक हो, उनका प्रभाव सकारात्मक भी होता है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर बेटा। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं कि जो हिरोशिमा पर लेखक ने कविता लिखी है वो उनके आंतरिक दबाव का भी कारण है और बाह दबाव का भी कारण है? कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि लेखक, यदि हम सोच रहे हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि उन्होंने तो शायद ये कहा था कि मेरे आंतरिक विचारों की उपज है। अब यहाँ पर बाह दबाव भी है क्या? आइए देखते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित करती है, होती हुई भावों और शब्दों में जीवंत होती है। भावना और शब्द मिलकर एक जीवंत रूप धारण कर चुकी है जो पाठक को अंदर तक कचोट कर रख देती है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, ठीक है, आहत लोगों को भी देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई ही होगी। जब हम किसी को ऐसी क्षत विक्षत हालत में देखें या एकदम सिर से लेकर पांव तक यदि कोई घायल हो या लहू लुहान हो रहा हो तो हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न होगी ना बेटा। तो ऐसा ही उनको हो या हो ही होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी क्योंकि वो उस समय वास्तविक रूप में वहां शामिल नहीं थे। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणुबम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में समाने लगा। ये जो छवि उन्होंने देखी ना, उससे उनका मन अंदर तक हिल गया और फिर तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो वे भी उस समय वहीं थे। तब उनके अंदर कुछ प्रेरणा जागी होगी। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंततः दबाव का परिणाम थी। वहां दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वह इससे प्रभावित हुआ होगा और उसकी कविता लिख दी होगी। मतलब उनको ऐसा लगा होगा कि अपने आप ही अंतःप्रेरणा से, लेकिन उनके बाद उनकी कोई कविता नहीं आई। क्या रीज़न हो सकता है, ये भी हमें जानना होगा। बड़ा खतरनाक और रहस्यात्मक प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? जबकि विज्ञान का तो चमत्कार, हमने पढ़े हैं ना, विज्ञान के चमत्कार, वंडर ऑफ साइंस निबंध लिखे हमने, एसेज लिखे। अब विज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है, जबकि विज्ञान का जो उत्पत्ति है वो समाज के कल्याण के लिए की गई, समाज के हित के लिए की गई और ऐसे कार्यों के लिए की गई जिससे सबका भला हो। परंतु यहाँ तो कुछ और ही है, विज्ञान के दुरुपयोग भी होने लगे। जैसे ये देखिए ना, अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से अणुबम लाखों करोड़ों घरों को बर्बाद कर दिया, अनगिनत जानें चली गई। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है तो कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर दिया। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरणों को यहाँ पर शामिल किया है। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण भी कर रहे हैं, है ना। मतलब जन्म होने से पहले जानते हैं कि लड़का है या लड़की। उससे अब तो ये सब समाप्त हो चुका है, अब नहीं है, अब ये सब नहीं करना है। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं।
वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी फसल उपज इतनी उपज हो कि हम कल थोड़े सामान्य थे, आज ही हम धनी बन जाएं। तो कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे ऐसे खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे फसल में उपज अधिक हो। लेकिन वे भूल रहे हैं कि फसल आज बहुत अधिक उपज हो जाएगी, लेकिन मिट्टी की जो उपजाऊपन है, मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और नष्ट होती जाएगी, और फिर वो जमीन फसल बोने योग्य ही नहीं रह जाएगी। फिर आगे की पीढ़ी क्या करेगी? तो रुको, हम सबको मिलकर सोचना होगा। सबसे मैं आग्रह करती हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं, बच्चे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, ठीक है, तो हम सबको मिलकर हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उसको सहेज कर रखना होगा, ताकि भविष्य में हमारी पीढ़ी अच्छे से इसका उपयोग कर सके। ठीक है, अब क्या किया है बेटा आगे? विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है, तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इतना खतरनाक विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, और ये आप भी जानते हैं, आप भी विज्ञान पढ़ते हैं कि जहां एक और बहुत सुविधा हो गई है, वहीं दूसरी ओर बहुत खतरा भी बढ़ गया है। रसोई गैस की बात करें या हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी बात करें, जितना कम दूरी, जैसे पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ियाँ आई, फिर साइकिल हुई, फिर 2 पहिया वाहन आया, अब 4 पहिया, फिर उड़ने लगे, फिर पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। तो ये बहुत सही है, लेकिन उतने अधिक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जल्दबाजी में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य, मतलब अपनी मंजिल के बारे में सोचता है, वो ये नहीं देखता कि घर पर, कहते हैं ना कि ना पहुंचने से अच्छा देरी से पहुंचना है, दुर्घटना से देर भली। अर्थात आराम से चलिए, बिल्कुल अपने ध्यान को चारों तरफ घुमाइए कि कहीं मेरी जल्दबाजी के कारण मुझे या किसी और को नुकसान ना हो जाए। इन सब बातों का ध्यान हमें रखना होगा। आगे चलते हैं बेटा। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका निभाएंगे कि विज्ञान के दुरुपयोगों को आपको रोकना होगा? तो आप बताइए, आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? ओके, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका बहुत 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 मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। क्या क्या? प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। ठीक है, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता या मानव की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए कदापि नहीं। विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या करा देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंग अनुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का जागरूक होने का प्रयास करूंगा। अब नहीं है ये सब, अब बहुत अच्छे से सरकार द्वारा ऐसे चलाए जा रहे हैं नियम। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर, साथ ही साथ लेखक के विचार, अनुभव और अनुभूति में अंतर, ये सब समझ में आए होंगे। आए कि नहीं बताइए? अनुभव क्या है? जो हमारे साथ घटित हो रहा है या हो चुका है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर हम दूसरों को सलाह देने लगते हैं। अनुभूति क्या है? अनुभव के पहले का और अनुभव के बाद की जो कल्पना है, उसमें अपने आप को शामिल करते हुए या अपनी भावनाओं को उसमें एंटर करते हुए जो सोच रहे हैं, वो अनुभूति है। तो लेखक ने यहाँ पर अनुभव से अधिक अनुभूति को महत्व दिया है, और उनकी जो रचना है वो अनुभूति पर आधारित है, अंतः प्रेरणा से लिखी हुई है। ठीक है, ओके, समझ आया बेटा कि मैं क्यों लिखता हूँ? आप लिखेंगे आपको लिखना होगा, मैं भूलूंगी नहीं, आपसे बार बार कहूंगी कि प्लीज लिखिए, कुछ तो लिखने का प्रयास कीजिए, अनुच्छेद लिखिए, फिर उसको काव्य रूप दीजिए, और आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लिख लेंगे बेटा। लिखिए तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैडम हमने 2 पंक्तियां लिखी या 4 पंक्तियां लिखी, शुरुआत तो कीजिए, यू कैन। ओके, अब मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला चैनल, प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को फ्री एजुकेशन वीडियोस हमेशा के लिए उपलब्ध होंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर ये नहीं है कि आज हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं या वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, कुछ समय या कुछ महीनों के बाद वो बंद हो जाएगा, या फिर आपसे हम कहेंगे कि अब तो कुछ आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा, देन आफ्टर यू कैन वॉच। नो,
हमेशा 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 के लिए वीडियोस आपको मिलेंगे फ्री, बिल्कुल 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है तो मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है आपको। बताइए क्या देखना चाहते हैं आप, जो भी आपको देखना है, जिससे संबंधित वीडियोस आपको देखना है, जस्ट क्लिक कर दीजिए वहां पर, उस पर क्लिक कर दीजिए जो आप देखना चाहते हैं। क्लास 10 का यदि मान लीजिए आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, उसके वीडियोस देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं सीबीएसई के हिंदी मीडियम वीडियोस आपके विषय के, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो वीडियोज आ जाएंगे। या फिर चाहते हैं आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ देखना, वो भी उस पर भी क्लिक कर दीजिए, वहाँ भी बहुत सारे ढेरों वीडियोस आपको मिलेंगे। या फिर आप चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड है, उनके वीडियोस देखना, तो वो भी बहुत सारे वीडियोस, कई वीडियोस, अनगिनत वीडियोस, वो भी एकदम नंबर 1, ठीक है। या चाहते हैं आप आईआईटी या जेईई की तैयारी करना, तो उसके वीडियोस भी आपके लिए फ्री में हैं। या चाहते हैं आप नीट की प्रति अपने आप को तैयार रखना या तैयार करना, उसके वीडियोस भी हैं बच्चों। JAIIB या फिर आप चाहते हैं CAIIB के वीडियोस देखना, हर एक प्रतियोगी परीक्षा को शामिल किया है मैग्नेट ब्रेन्स ने, वो भी आपके लिए, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप ही आगे आने वाला उज्जवल भविष्य हैं। आप ही हैं जो अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और ना केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराएंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर तो बने रहना है आपको, क्योंकि फ्री में सब कुछ है। जल्दी बताइए क्या देखना है। ओके, सीबीएसई हिंदी मीडियम वीडियोस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएंगे आपके विषय, क्या पढ़ना है, किसके वीडियोस देखना है। क्या आप पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो उसके वीडियोस आ जाएंगे। बताइए जल्दी। हिंदी, ओके, हिंदी लाली मैडम के वीडियोस पढ़ना है आपको, देखना है, तो बिल्कुल आपके कोर्स, चाहे वो कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो, सबके आपको वीडियोस मिलेंगे। लेकिन आपको ये चूज करना होगा कि आपको इस वीडियो में देखना क्या है, क्यों और क्या देखना चाहते हैं। क्या आप सिलेबस देखना चाहते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं संपूर्ण विषय का विवरण कि कौन सी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं, कितने चैप्टर हैं, या फिर आप चाहते हैं सभी चैप्टर्स का सार, वो भी क्रम अनुसार, पहले का, दूसरे का, तीसरा, इस तरह से। या फिर आप चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, प्रश्न अभ्यास, या फिर आप चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न आते होंगे। क्या इस चैप्टर में भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, हर एक में हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या जानना है बताइए जल्दी, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम, बहुत बढ़िया, क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपकी लाली मैडम आ जाएंगी आपके पाठ्यक्रम और आपके सिलेबस का संपूर्ण विवरण देने, वो भी सिर्फ इसी वीडियो में, एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अब आपने 9th में क्षितिज और कृतिका पढ़ी होंगी कोर्स ए में, और कोर्स बी में आपने पढ़ी होंगी स्पर्श और संचयन। भाग 1 9th में था, भाग 2 हमारा 10th में है। बुक्स नेम सेम है, क्षितिज और कृतिका भाग 2 कोर्स ए, स्पर्श और संचयन भाग 2 कोर्स बी। अब इसमें भी क्या उतने ही चैप्टर होंगे जितने 9th की क्षितिज में थे, या कृतिका में उतने ही चैप्टर्स होंगे जितने 9th की कृतिका में थे, या फिर सेम क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि स्पर्श और संचयन में भी उतने ही चैप्टर्स होंगे। क्या कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन सब की कविताएं भी होंगी, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी फिर से 10वीं में आ गए होंगे अपने पाठ के साथ, अपने विचारों के साथ। सारे प्रश्नों का जो भी आपके सवाल हैं जवाब देंगी ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। जब आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो बेटा आई प्रॉमिस कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे, ठीक है। तो जब समझ में आता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगना मीन्स लाइक, तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 to 12th ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, आज भी फ्री है, कल भी फ्री था, और आगे आने वाले समय भी फ्री रहेगा। ना सोचना है, ना डरना है, ना झिझकना है, बस लाइक करते जाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करते जाना है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।